गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में सरकार के 3 प्रमुख अंगों के बारे में बताया कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं या 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसके अंदर पहली ब्रांच होती है व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, दूसरी होती है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने के लिए हम विस्तार से आज भारत की व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ का लेजिस्लेचर या जो संसद है वह सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी पे आधारित है। डेमोक्रेसी पे आधारित होने का क्या मतलब कि हमारे यहाँ पर जो भी व्यक्ति जनता के द्वारा चुना गया होता है, उन्हीं व्यक्तियों के बीच में से प्रधानमंत्री जी को बनाया जाता है और प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से इस देश के अंदर कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो संसद हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वह आर्टिकल में संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है कि संसद या कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड दी 2 हाउसेस, लोकसभा एंड दी राज्यसभा। प्रेसिडेंट आप सब जानते हैं राष्ट्रपति को कहते हैं, लोकसभा आपको बताया कि हाउस ऑफ द पीपल को कहते हैं और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कहते हैं। हमारे यहाँ संसद में सबसे मुख्य जो व्यक्ति है वह है प्रेसिडेंट, जो हमारे यहाँ प्रथम व्यक्ति ऑफ द नेशन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और राष्ट्रपति जो है उसके अंडर 2 सदन होते हैं, लोकसभा जिसके अंदर डायरेक्टली या सीधे तौर पर चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, जहां पर दूसरे व्यक्ति जो डायरेक्टली नहीं चुने गए होते हैं वह भी होते हैं। अब भारत के संविधान के अंदर संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत की संसद अनुच्छेद 79 के अंडर आता है। अनुच्छेद 81 बताता है कि हमारे यहाँ लोकसभा होगी, राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति के 2 सदन होंगे, जिसमें से उच्च सदन आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा होगा, जिसे उच्च सदन कहा जाएगा, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस, निम्न सदन या फिर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों वाला सदन भी कहते हैं। संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा गया है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ या पार्लियामेंट या संसद कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है संसदात्मक लोक शासन प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है कि यह ऐसा सरकार का सिस्टम है, सरकार का इस तरह का कार्य प्रणाली है जिसके अंदर लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में आपस में क्लोज संबंध होता है। कैसे? हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के साथ 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। इसकी मेजॉरिटी पार्टी का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री
अपने मंत्री परिषद के साथ कार्य करता है। तो कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की एब्सेंस में उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के नाम से कार्य कौन करता है? चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्री परिषद। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में सबसे मुख्य बात यह होती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रथम व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह, उसके नाम से हमारा पूरा देश चलता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से जितने भी कार्य किए जाते हैं वह सरकार का प्रमुख यानी कि लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद करता है। तीसरी बात, प्रेसिडेंट या जो मोनार्क होता है वह हेड ऑफ द स्टेट होता है, वह देश का प्रथम व्यक्ति होता है। अगर कहीं का भी प्रथम व्यक्ति या कहीं का भी हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, तो वह कंट्री गणतंत्र होगी, रिपब्लिक होगी। लेकिन अगर वहाँ का प्रथम व्यक्ति, जैसे कि इंग्लैंड में है, नेपाल में है, राजा हो, मोनार्क हो, तो वह व्यक्ति जो है वह राज्य या वह देश रिपब्लिक नहीं कहलाया जा सकता है। इसके अंदर राष्ट्र प्रणाली में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदात्मक शासन प्रणाली में जो हेड होता है, जो स्टेट का शीर्षस्थ व्यक्ति होता है, वह केवल रबर स्टैम्प की तरह या केवल सिग्नेचर मात्र के लिए होता है, और राज्य का काम जो है वह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। जितने भी पावर्स, जितनी भी अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दी गई हैं वो असल में हमारे यहाँ रियलिटी में प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या उनकी मंत्री परिषद उन पावर्स को एक्सरसाइज करती है, उन पावर्स का रियलिटी में उपयोग करती है। इसे संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। आपको बच्चों शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब सारे के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से संविधान के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन असल में प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर्स हैं, जितने भी कार्य हैं, मुख्यतः उन सब कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करता है। क्यों? क्योंकि वह हमारी जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने गए प्रतिनिधि हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के कार्यों की यह विभाजन शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के आधार पर किया गया है। शक्ति पृथकीकरण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का आधार संरचनात्मक है। व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण कहा गया है। जन इच्छा का मूर्त रूप। इंग्लैंड और भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। यह प्रश्न जो हैं, जो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया है, संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ब्रिटिशर से ली है, और हमारे यहाँ और उनके यहाँ संसद कहा जाता है व्यवस्थापिका को। जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है, और स्विट्ज़रलैंड में
राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ें। आपको बताया व्यवस्थापिका का शीर्षस्थ व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है हमारे यहाँ? सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे संविधान में लिखा गया है कि व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर हमारे देश की सरकार जो है उसमें एक राष्ट्रपति होगा और उसके 2 हाउसेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि संसदीयात्मक शासन प्रणाली है तो राष्ट्रपति हेड ऑफ द नेशन होते हुए भी एक्चुअली हेड ऑफ द नेशन कौन है? प्रधानमंत्री। क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना गया व्यक्ति है। इसलिए सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका के अंदर आपको ये प्रेसिडेंट, मैंने आपको उस दिन भी जब शुरू में आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था, अब आपको और विस्तार से बार बार प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? पहली चीज़ कि राष्ट्रपति हमारे प्रथम व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। बहुत सारे कार्य या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति की पावर्स में स्वयं दी गई हैं। इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। इसलिए राष्ट्रपति की एक एक चीज़ के बारे में कि कौन से कार्य उनके सिर्फ नाम भर से होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं, और कौन से व्यक्ति कौन से काम कार्य राष्ट्रपति को स्वयं करने होते हैं, यह जानना, इसके बारे में समझना और उसे याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले वीडियोस में आपको मैं राष्ट्रपति के बारे में वापस से बताऊंगी, ताकि आप लोगों को राष्ट्रपति कौन है, कैसे हैं, किस तरह के व्यक्ति का चुनाव हम राष्ट्रपति में करते हैं, यह सब अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं वह भी बताऊंगी। राष्ट्रपति के जितने भी छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं वह भी बताऊंगी, और राष्ट्रपति के ऊपर जो बड़े प्रश्न बन सकते हैं या वह परीक्षा में आ सकते हैं उन्हें भी आप लोगों को समझाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका में कहा गया है कि लेजिस्लेचर या संसद या पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, लोकसभा जिसे हम निम्न सदन लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट की सबसे पहले मैं आपको वो शक्तियां बताती हूँ जो केवल प्रेसिडेंट ही, एक लेजिस्लेचर का नेता होने के कारण, कार्यपालिका का हेड होने के कारण, हमारे देश का प्रथम व्यक्ति होने के कारण स्वयं करता है। पहला कार्य, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाता है, यानी कि संसद का अधिवेशन, संसद की कार्य करने के लिए राष्ट्रपति ही बैठक को बुलाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्ज़ाम्स में आता है कि दोनों सदनों की बैठक को बुलाने का या संसद के अधिवेशन को बुलाने का राइट या अधिकार किसके पास है? केवल और केवल राष्ट्रपति के ही पास है। दूसरी इम्पॉर्टेंट शक्ति है राष्ट्रपति की कि कोई भी बिल, चाहे लोकसभा के द्वारा पास हो चाहे राज्यसभा के द्वारा पास हो, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हो जाती, उसका कानून नहीं बन सकता। बिना किसी बिल पर, बिना किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर कानून नहीं बन सकता है।
आगे बढ़े हम राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया कि दोनों सदनों का अगर सेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी पर्टिकुलर काम पर तुरंत कार्यवाही करना ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के टाइम पर अगर राष्ट्रपति को लगता कि इमीडिएटली पार्लियामेंट की बैठक बुलानी या कार्यवाही करना ज़रूरी है, तो वह ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और इस ऑर्डिनेंस का पावर और इफ़ेक्ट वही होता है जो संसद द्वारा पास किए गए बिल का होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर दोनों सदनों का मतलब लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन सेशन नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को स्वयं ऐसा लगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर या किसी विषय पर कार्यवाही करना ज़रूरी है, तो वह ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया है, उसकी पावर और उसका इफ़ेक्ट वही होता है जो संसद के द्वारा पास किए गए बिल का होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। आपको मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के पास अधिवेशन को बुलाने का अधिकार है, साथ ही ऑर्डिनेंस पारित करने का भी अधिकार है, और फिर बहुत सारी पावर्स दी गई हैं राष्ट्रपति को। ये जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास विधायिका लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, कार्यपालिका पावर्स होती हैं, न्यायालय से रिलेटेड पावर्स होती हैं, इमरजेंसी पावर्स होती हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं और कुछ पार्डनिंग पावर्स भी होती हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम प्रेसिडेंट में पढ़ चुके हैं और जो नए बच्चे अब जुड़ेंगे उनके लिए मैं प्रेसिडेंट एक बार फिर से आपको वीडियोस के द्वारा बनाऊंगी, क्योंकि पुराने वीडियोस हाथ से बनाए गए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा कि मैम हाथ से लिखे गए पेजेस का वीडियो के अंदर क्लैरिटी नहीं आती है। तो मैं राष्ट्रपति के बारे में संक्षेप में और विस्तार से फिर से आप लोगों को बताऊंगी। अब आगे चलें। संसद में कहा गया कि राष्ट्रपति एवं दो सदन हैं। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, ऑर्डिनेंस की पावर रखते हैं, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव होती हैं, जुडिशरी, इमरजेंसी, मिलिट्री और पार्डनिंग यानी कि माफ़ करने की भी पावर होती है। लोकसभा के बारे में अब हम बात करते हैं। दो सदन होते हैं जिसमें से इम्पॉर्टेंट सदन जो है वो इससे है लोकसभा। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लोकसभा के अंदर डायरेक्टली एडल्ट सफरेज किसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, किसी भी रंग के, किसी भी जाति के, किसी भी कास्ट के, किसी भी वर्ण के, मेल हों फीमेल हों, बिना किसी भेदभाव के सबको इक्वल राइट है कि वह वोट देकर इलेक्शन में अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। तो लोकसभा जो है उसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसको 1954 में सबसे पहले बनाया गया। यह संसद का निम्न सदन होता है, लोअर सदन होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जा रही। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पर आपका एक मुख्य प्रश्न फिर से बनता है
लोकसभा या राज्यसभा के जॉइंट सत्र को या पहले सत्र को या जितने भी सत्र हैं उनको बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति जो है अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो योग्यता क्या है लोकसभा के व्यक्तियों की? कि वह भारत के नागरिक हों और उनकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष से ऊपर हो। तो आगे चलें हम राज्यसभा के ऊपर। सेम वे में राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा के सदस्य वह लोकसभा निम्न सदन था, यह उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य, यानी कि मान लीजिए इसमें 250 सदस्य हैं, तो उनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। अतः राज्यसभा कभी भी सरकार गिरने पर भंग नहीं होती। राज्यसभा सदैव अस्तित्व में रहती है, चलती रहती है। ये भी एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, या प्रधानमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर या मृत्यु होने पर या कुछ भी होने पर अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं रहता तो सामूहिक उत्तरदायित्व